तो हाँ बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अब हम कंटिन्यू करेंगे। आज ये जो 12th का जो चैप्टर था आपका पहला रिप्रोडक्शन, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। तो बिफोर रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपके 2-3 मिनट लूंगा पढ़ाने से पहले, क्योंकि 2-1 मिनट आपसे बात करनी है। वो आपका टाइम वेस्टेज के लिए कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली में जो मेरा मेथड ऑफ टीचिंग है, आप फील कर रहे होंगे ये ऐसा क्यों है। ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है, कुछ लोगों को हो सकता है ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव अपील ना हो या उन्हें अट्रैक्टिव नहीं लग रहा हो, पर एक्चुअली बताऊं, अट्रैक्टिव होना अलग बात होती है और इफेक्टिव होना और नीडी होना दूसरी बात होती है। ये इफेक्टिव भी है और आपके लिए हाईली बेनिफिशियल भी है, एडवांटेजेस भी है। रीजन सुनिए क्यों। क्योंकि इस मेथड के अंदर, इस टीचिंग के अंदर, इस मेथड में, इस टीचिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी विजुअल, ऑडिटरी, थिंकिंग, राइटिंग, रीडिंग, जितने भी ये जो सर्किट्स हैं आपके नर्वस सिस्टम में, आपके ब्रेन में, ये सभी कोऑर्डिनेटली यूज हो रहे हैं। यानी दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं, दोनों यूनिसन मैनर में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप उसी समय समझ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं और राइट भी कर रहे होते हैं। इस तरह आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी और आपको बहुत टाइम तक याद भी रहेगा। मेमोरी स्टोरेज के लिए होता है। हमेशा आपको बताऊंगा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो जो मैं आपको पढ़ाता हूं शॉर्ट टर्म स्टोरेज तो मैं यहीं कर देता हूं, और इसको जब आप घर में जाके पढ़ेंगे तो यही लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ मेमोरी हो जाएगा। आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला है। क्या चला है? उसमें इस्तेमाल होते हैं, आप बताऊं, स्लाइड्स। बहुत ईजी है। स्लाइड्स जो है पेश कर दी, समझा दिया, इजीली हो गया। आपको क्या करना पड़ रहा है? या 2-4 मिनट आपके सामने लिख दिया पूरे लेक्चर के अंदर। अरे भाई, जब तक आप नहीं लिखोगे, जब तक आप उसको याद करोगे अगर खाली, तो याद नहीं होगा। आपको राइट करना, और वो भी कंटिन्यूएशन में, बहुत जरूरी है। इसका सबसे बड़ा बैड इंपैक्ट कहां आता है मैं आपको बताऊं, एग्जामिनेशन में। क्योंकि आपने अपनी आदतें बदल ली। क्योंकि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं कोचिंग्स के, और वैसे भी वो क्या करते हैं, हर चीज पेश कर देंगे सामने बड़े अट्रैक्टिव मैनर में। या ऐप जो है कहते हैं फिर बाद में आपको ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अरे भैया, आप क्या करते हो? आप नॉवल की तरह पढ़ोगे क्या? नॉवल थोड़ी है कोई है। या कोई आप कहीं फिल्म देखने थोड़ी गए थे कि 2 घंटे की फिल्म देख ली, उसमें से कुछ आ गया समझ में, ठीक है। और टीचर ने क्या मुश्किल से 5 से लेकर 10 मिनट तक का पूरे घंटे में राइट नहीं किया होगा, नोट कर लेना। चैलेंज के साथ कहता हूं, डायग्राम पहले से बने होते हैं। आपको डायग्राम में कैसे राइट करना है ये भी नहीं आता। अरे भैया, जो डायग्राम पीएमटी में पूछे जाएंगे, नीट में पूछे जाएंगे, वो तो आपके एनसीईआरटी में होंगे, एनसीईआरटी की बुकों के अंदर भी हैं। या अगर वो समझाना है या आपको राइट करना भी तो है वो। अगर आपको कभी भी कंपटीशन बीट करना है तो ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं, आपको ये सारी कार्रवाई यानी राइट करना, सुनना, याद करना, ये यूनिसन मैनर में करना होगा, सेपरेट इवेंट्स में नहीं। इसलिए ये मेथड है मेरा टीचिंग का ऐसा। नहीं क्या होगा, एग्जाम में समाप्त आएंगे। मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें 20 साल का तो सिर्फ पीएमटी का है, उससे पहले मुझे सिविल सर्विसेज का है। मैं आपको एक बात बता दूं, होता क्या है दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? जब आप एग्जामिनेशन जाएंगे, आपने 5-6 बार पढ़ रखा है, कहते हैं कई बार पढ़ रखा है, फिर आप कहते हैं मैं तो भूल गया था, या मेरे तो एक होच पोच हो गई थी, होच पोच। अब इनसे पूछो भाई, ये होच पोच क्या होता है? कि एकदम देसी में जो मेरे को होपलेस हो गया, मैं याद नहीं रहा। भैया, याद इसलिए रहा क्योंकि तुमने जो स्टडी की थी ना पूरी, उसका पैटर्न ही गलत था। आपने देखा नहीं? अपने पेरेंट्स से पूछना वो कैसे पढ़ते थे। इसका मतलब ये नहीं है
कि उस समय तुम सोचोगे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। क्यों नहीं थी? एमएससी में जब मैं पढ़ता था प्रोजेक्टर वगैरह खूब थे, स्लाइड्स थी, हर चीज थी। पर ये एक एज के बाद होता है। जैसे अब आप पढ़ोगे इसमें एक मैच्योरिटी की एक एज होती है, वो एमएससी के लिए था, ना कि एक 10th 11वीं 12वीं के बच्चे के लिए होता है। एक एज होती है। यही बात आपने देखेंगे, आप लाइफ साइकिल में देखेंगे, एक पर्टिकुलर एज होती है, उसके बाद वो अटेंड करता है, उसके बाद में नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये थोड़ी है 5 बच्चे को मैं पीएमटी पढ़ाना चालू कर दूं। कैसे पॉसिबल है ये? अगर होगा भी तो क्या होगा इससे? कोलेटरल डैमेज। तो इस कोलेटरल डैमेज से बचाने के लिए, आपकी याददाश्त बढ़ाने के लिए और आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, क्योंकि ये जो कोचिंग का मेथड होता है, आए राइट कर दिया, थोड़ा बहुत स्लाइड पे दिखा दिया, डायग्राम पहले से बना के धर दिए, एप्स डाउनलोड करा दिया, याद कर लो, ये डिपेंडेंसी है, कंप्लीटली डिपेंडेंसी। और जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है। क्यों? टेस्ट पेपर बनेगा एनसीईआरटी से। आप एनसीईआरटी से भैया कोई बुक नहीं है, आप चीजें आप समझिए, राइट कीजिए, आपके राइट करने की हैबिट पड़ेगी आपको, आप कुछ सीख पाएंगे, कुछ लर्न करेंगे, कुछ याददाश्त बढ़ेगी। इसलिए ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है मेरी इस प्रकार है। ये है रीजन। आज ये 5वें लेक्चर में मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कुछ लोगों को ये टीचिंग, वे ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग पसंद नहीं आएगी, मैं जानता हूं। कामचोरों को तो पसंद आ ही नहीं सकती, क्योंकि दे डोंट वांट टू वर्क। वैसे भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, आपको कोई चेंज करना चाहेगा तो कभी भी आदमी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। वो चाहता पका पका मिल जाए एवरीथिंग। इसको आप सिंपल रूप में भी देख सकते हो, फैमिली के अंदर भी। मदर आपकी फूड प्रिपेयर करती है, उनको टाइम लगता है या नहीं? वो हेल्दी फूड होता है। एक फूड है कि आपने जो है फोन करा, पिज्जा ले आइए, बर्गर ले आइए, खड़े रहते हैं आपके घर के बाहर, मोटरसाइकिल पे होंगे मिले हुए, 2 मिनट में ढर चलाए और आगे खड़े हो गए। बच्चे खुश हो रहे हैं, पर वो लॉन्ग रन में क्या हो रहा है? उससे पॉइजन। ओबेसिटी हर चीजों को लीड कर रहा है। लाइफ वाइज ये है। इस प्रकार की जो टीचिंग है जो मैं कर रहा हूं, ये इफेक्टिव टीचिंग है। या कोई भी अगर जो एजुकेशनिस्ट हो, ये सो कॉल्ड एजुकेशन नहीं है जो 4-4 दिन पढ़ करके एजुकेशनिस्ट बन गए, उनके बारे में बात नहीं कर रहा। उनसे आप पूछिए, वो बताएंगे आपको इफेक्टिव मेथड कौन सा होता है। इसमें याददाश्त बढ़ती है, इसमें राइट करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है, इसमें रिमेम्बरेंस की पावर बढ़ती है। तो चॉइस है आपके पास, विच मेथड ऑफ टीचिंग वुड यू लाइक। क्योंकि सिर है आपका, हेलमेट पहनो और मत पहनो, एक ऐड आया करता था, बड़ा अच्छा ऐड था। क्योंकि सिर है आपका, क्योंकि फूटेगा तो सिर आपका ही फूटेगा ना, नहीं पहन रखा होगा तो। इसलिए मैं कहता हूं टीचिंग का मेथड वो होना चाहिए जो बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाए, उसके हाथ में जो है स्टिक ना पकड़ाए, बल्कि उसको इंडिपेंडेंट बनाए। ठीक है, आपका इतना टाइम मैंने लिया। अब मैं आपको पढ़ाना चालू कर रहा हूं बच्चों को। बीच में मैं आपको पता है कोई भी ऐड नहीं करता औरों की तरह। ये सिंपली मैंने इसलिए बताया था क्योंकि आज मेरा ये कुछ टाइम के बाद में, मैं क्योंकि अब जो स्टार्ट करने वाला हूं, लाइव क्लास करने वाला हूं, कुछ टाइम बीइंग के लिए YouTube पे जो है वीडियो अपलोड नहीं होंगी, क्योंकि लाइव क्लास होंगी। उस लाइव क्लास के लिए बता दूं, एक तो मेरा फोन नंबर है दिनेश भारद्वाज का, इसी नंबर पे SMS के द्वारा या वैसे कांटेक्ट किया जा सकता है लाइव क्लास के लिए। ये जो नंबर मैंने दिया है। दूसरा, आलोक सर हैं अमरावती के,
महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं, अमरावती के बालक हैं, वो आलोक सर से कांटेक्ट करें। अलीगढ़ के जो हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं लाइव क्लास के लिए। कुछ टाइम के बाद अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, तो आपको जब भी कभी हम अपलोड करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे वीडियो जितनी भी होंगी आगे को। अभी फिलहाल में कुछ दिन बंद रहेंगे क्योंकि लाइव क्लास चलेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं 12th के या और कोई भी नीट के हैं, अगर उन्हें लाइव क्लास करनी होगी तो ये मेरा नंबर है दिनेश भारद्वाज का 9837125999, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर जो महाराष्ट्र के या बाहर के हैं, अमरावती के हैं, वो आलोक सर हैं, आलोक ठाकुर सर, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अमरावती में। वो अपने स्टूडेंट से खुद डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे। उनके काफी सारे स्टूडेंट मुझे भी जानते हैं जो पुराने वाले हैं, वो सर से ही कांटेक्ट करें प्लीज, मुझे वो डायरेक्टली फोन न करें। तो ठीक है भाई, आज हमने 5वें लेक्चर के बाद 5वां लेक्चर लेने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट किया। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कहने में सच्ची बात, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। और ये भी एडवर्टाइजमेंट कम है, बल्कि इंफॉर्मेशन ज्यादा है। आपको इंफॉर्मेशन पेश कर दी मैंने, ओके। एडवर्टाइजमेंट को कोई मैंने कोई प्रचार नहीं किया कि जिसको जरूरत होगी वो ज्वाइन करेगा, आई नो इट वेल। जिसको नहीं होगी कोई नीड नहीं, क्योंकि मर्जी आपकी, हर चीज आपकी। आपको किस तरह का टीचिंग पसंद है, मेथड ऑफ टीचिंग, वो आपको लाइक करना है, क्योंकि जिंदगी आपकी, चॉइस है आपकी। ओके बेटा, इतनी बात सुनने के लिए थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू के लिए थैंक यू कर रहा हूं। अब मैं आगे इसको पढ़ा रहा हूं। तो लास्ट टाइम हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे, उसी बात को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी ने बता रखा है कि 3 इवेंट्स मान रखे हैं। क्योंकि मैं एनसीईआरटी के मुताबिक लूंगा, क्योंकि नीट में तो एनसीईआरटी है सिलेबस। 3 इवेंट्स बता रखे हैं। वो 3 इवेंट्स कौन से हैं कन्वीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू से? एक है फर्टिलाइजेशन से पहले, प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा है फर्टिलाइजेशन। तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट्स आते हैं। एक होता है गैमेट फॉर्मेशन, और दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफर। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में सिनगेमी कहते हैं, वो आप जानते हैं, जब गैमेट का फ्यूजन हो जाता है। तो आप जानते हो गैमेट फॉर्मेशन कब होगा? जब उस इंडिविजुअल में मैच्योरिटी आएगी, सेक्सुअल मैच्योरिटी। पहले उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी, और सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद में गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। और गैमेट प्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है? मियोसिस। क्योंकि लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, प्लांट भी हैं, एनिमल्स हैं, प्रोटिस्टा हैं, फंजाई हैं, तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो ये सभी जो है मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिफर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा लुकिंग लाइक वेरी डिफरेंटली। बट अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो इन सब के अंदर मोड ऑफ गैमेट फॉर्मेशन या आप ये कहिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी मिलते हैं, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी मिलते हैं। जो 3 किस्म के जो इवेंट्स हैं। तो गैमेट प्रोडक्शन कोई यूं तो है नहीं कि किसी भी प्लांट या एनिमल की लाइफ साइकिल के वेरी इनिशियल स्टेजेस में चालू हो जाएगा। वो तो एक सर्टेन एज जो होगी, दूसरी भाषा में कहें तो उसको हम कह सकते हैं सर्टेन एज। वो कौन सी होती है? मैच्योरिटी की एज, जब गोनेड मैच्योर हो जाते हैं उस समय। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस बात को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा सबसे पहले कि एक लाइफ साइकिल क्या होती है किसी इंडिविजुअल की। तो मैं पहले थोड़ा सा एक लाइफ साइकिल बताऊंगा आपको, उसके बाद में मैं
आपको इन इवेंट्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है? ओके बच्चों, लेट्स टेक नाउ। तो बच्चों, जो इवेंट्स हैं एक लाइफ साइकिल के अंदर, लाइफ साइकिल, साइकिल का मतलब होता है जहां से चले और वहीं लौट के आ गए, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक का। बर्थ टू डेथ। तुम कहोगे फिर आदमी कैसे? वो रीबर्थ होता है ना अपने बच्चों के रूप में। कौन भाषा की बात बताइए मैंने, ये एक लेमैन की लैंग्वेज में। तो अगर आपको मैं लाइफ साइकिल कहूं तो वो इवेंट्स होते हैं जो बर्थ से लेकर के किसी के सीनेसेंट स्टेज तक होते हैं, यानी एक जो की इवेंट्स हैं तीन है इसके अंदर। बर्थ के बाद में क्या आता है? बर्थ के बाद में जो स्टेज होती है कौन सी होती है? बर्थ के बाद में सबसे पहले सीड के अंदर जब जर्मिनेशन के बाद कौन सी होती है स्टेज? पहली स्टेज, उसको क्या कहते हैं? ज्यूनाइल। ज्यूनाइल के बाद में दूसरी कौन सी होती है? मैच्योरिंग या एडल्ट। ओल्ड या एडल्ट कह सकते हो खाली। तीसरी होती है सीनेसेंस एंड एजिंग। आप लोगों को डेथ भी काउंट कर लीजिए। अरे भैया डेथ होगी तो बात खत्म, क्योंकि इसके बाद में जो है डेथ ही होगी। डेथ भी एक नेचुरल बायोलॉजिकल फिनोमेना है जो डेथ होती है इसके बाद। ये आपके एनसीईआरटी में 3 फेस है, 1 2 3 ये वाले। करने को तो अगर मैं ह्यूमन को लेके चलूं तो कई फेस बता सकता हूं। बर्थ के बाद में सबसे पहले इन्फेंसी। अगर मैं मैन में ह्यूमन बीइंग में लेके चलूं तो सबसे पहले बच्चा जब बोर्न होता है, नियोनेट जो होता है, इन्फेंसी होती है ह्यूमन में। इन्फेंसी के बाद क्या कह सकते हो आप? चाइल्डहुड। उसके बाद क्या कह सकते हो? एडोलसेंस। उसके बाद में जब एडोलसेंस के बाद में एडल्टहुड। एडल्टहुड के बाद में क्या कह सकते हो? ओल्ड एज। तो आपने कितने बना दिया? 1 2 3 4 5 बना दिया ह्यूमन में। तो इसका कोई एंड अप नहीं है बच्चों। मैं ये 7 से भी बना सकता हूं। हार्डबोर्न को कहते हैं नियोनेट। ये 5 साल तक की इन्फेंसी मान लिया। इन्फेंसी 1 साल तक मान लूंगा नियोनेट को। इन्फेंट को 5 तक मान लूंगा या 2 साल तक उसको मान लूंगा। उसके बाद में जो चाइल्डहुड 12 13 तक या 10 तक। उससे ऊपर एडोलसेंट 18 तक। उसके बाद में एडल्टहुड 50 साल के बाद में ओल्ड एज को मैं कंसीडर करना चालू कर दूंगा। तो ये एक डिफरेंट वेज हो सकते हैं, पर फिर भी जो फेसिस आपके एनसीईआरटी में बताए गए हैं, रिकॉग्नाइज किए गए हैं, हम उन्हीं को लेके चलेंगे। तो उस हिसाब से फेस होते हैं ज्यूनाइल, मैच्योरिंग एंड सीनेसेंट, या एडल्ट कह सकते हो या मैच्योर कह सकते हो। ज्यूनाइल फेस को ही प्लांट के अंदर वेजिटेटिव फेस कहते हैं। प्लांट में क्या कहते हैं? वेजिटेटिव। जब ग्रोथ होती है तो इसमें कोई भी सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होती। ज्यूनाइल के बाद में जब ये नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं तो उस प्लांट या एनिमल्स में कुछ चेंजेस अपीयर होते हैं। क्या अपीयर होते हैं? चेंजेस। वो जब ये चेंजेस हो रहे होते हैं तो वो होती है एडोलसेंस कहानी एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर। उस चेंजेस के साथ ही फिर क्या हो जाती है? मैच्योरिटी।
एक्चुअली में क्या है, प्लांट के अंदर जिसे हम क्या कह देते हैं वेजिटेटिव फेज, उसके अंदर क्या होता है, जब कभी वो मैच्योरिटी में जाता है तो हमेशा क्या होता है, जो वेजिटेटिव बड होती है वो फ्लोरल बड में चेंज होती है। उस समय इसके इक्विवेलेंट है एडोलसेंस के इक्विवेलेंट, किसमें चेंज होती है, वेजिटेटिव बड चेंज होती है फ्लोरल बड में, और इस फ्लोरल बड से बनता है फ्लावर, और जैसे ही फ्लावर बना तो आप कह सकते हो उसमें मैच्योरिटी आ गई। फ्लावर का फॉर्मेशन को ही क्या कह सकते हो आप, मैच्योरिटी। ठीक है, फ्लावर फॉर्मेशन का ही मतलब क्या हो गया, मैच्योरिटी। जहां तक ह्यूमन बीइंग की बात है या मैमल्स की बात है, उसके अंदर क्या होता है, सर्टेन चेंजेस आते हैं जीनल फेसिस में, कुछ चेंजेस अपीयर होते हैं। वो ह्यूमन से कंसर्न चेंजेस बताऊंगा, आपको बहुत क्लियर होंगे, और आगे वैसे भी आपके यहाँ जो है सिलेबस में ह्यूमन रिप्रोडक्शन है तो आपको पढ़ना ही है, तो इसलिए उनके बारे में ज्यादा स्ट्रेस दूंगा, और आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो उस समय क्या होता है, ये जो एडोलसेंस एज जो होती है, जो 10 साल के बाद में मैं कह सकता हूँ शुरू हो जाएगी, या 12 साल के बाद शुरू हो जाएगी, और एडल्ट 18 तक चलेगी, जो समय वो जो चेंजेस आते हैं बीच का ट्रांजिशन फेज, वो जो ट्रांजिशन फेज होता है वो बिगिन होता है, और जब वो कंप्लीट होता है तो मैच्योरेशन पूरी जाती है। उस एज को कहते हैं, उस ट्रांजिशन फेज को कहते हैं प्यूबर्टी। तो एक तो होता है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, एक होता है कंप्लीशन ऑफ प्यूबर्टी। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी या एडोलसेंस, जब प्यूबर्टी कंप्लीट हो जाती है, जब मैच्योरेशन हो जाती है, या फाइनल स्टेज ऑफ प्यूबर्टी को ही आप एडोलसेंस कहते हैं, यानी वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है। प्यूबर्टी एक होती है ऑनसेट, ऑनसेट कोई जैसे किसी चीज की शुरुआत होती है, फिर वो कंप्लीशन भी तो होगी। तो ऑनसेट प्यूबर्टी हुई, और वो जैसे ही कंप्लीट हुई तो एडोलसेंस पूरा हो गया, यानी मैच्योरेशन होगी, और जैसे ही मैच्योरेशन होगी वो फिर अगले फेज में चला जाएगा, यानी एडल्टहुड उसके बाद स्टार्ट होगी, मैच्योरेशन के बाद, प्यूबर्टी की मैच्योरेशन के बाद। प्यूबर्टी की मैच्योरेशन को क्या कहते हैं, एडोलसेंस का होना, एडोलसेंस का बिगिनिंग होना और एडोलसेंस होना, यानी 17-18 साल पे एडोलसेंस एज अचीव हो जाती है। बिगिनिंग कितने पे होती है, बिगिनिंग कितने पे होते हैं अभी बताता हूं आपको। उसमें फ्लावर का बनना पूरा, प्लांट के अंदर क्या होता है, ये हो गया। अब आप कहेंगे साहब उसमें कैसे होता है, जिसमें फ्लावर ही नहीं बनते उन प्लांट में कैसा होता है, सोचिए और टीचर से पूछिए। ठीक बात है, यही बताएंगे आपको, पर उससे पहले ये चीजें जो है इनको पहले क्लियर कर देते हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे हम ह्यूमन का एग्जांपल लेके चलते हैं। ह्यूमन में एक है मेल एंड फीमेल को, दोनों को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं, ह्यूमन फीमेल के अंदर जो ये एडोलसेंस या आप ये कह सकते हैं जो प्यूबर्टी होती है, जो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी में 3 इवेंट्स होते हैं और इसी सीक्वेंस में होते हैं। मैं वो सीक्वेंस लिख के बता रहा हूं। थैलार्की, प्यूबार्की एंड मीनार्की। थैलार्की का मतलब होता है ब्रेस्ट का फॉर्मेशन बिगिन होना। सबसे पहले ब्रेस्ट का फॉर्मेशन बिगिन होता है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट चालू होती है, मेमोरी ग्लैंड धीरे धीरे ब्रेस्ट में चेंज होती है।
प्यूबार्की एक्सियल हेयर्स एंड प्यूबिक हेयर्स का बनना। एक्सिलरी प्यूबिक हेयर्स का। बच्चों लिखते रहोगे आप, ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। आपको क्या करना है, मैं इसलिए राइट करके पढ़ाता हूं कि जो है एक्सिलरी हेयर्स एंड प्यूबिक हेयर्स का बनना। मेनार्की बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी जब कभी मेंस्ट्रुएशन बिगिन हो जाएगा तो हम ये मान लेंगे इसमें सबसे जो थर्ड इवेंट है वो ये है, इसका मतलब वो एडल्टहुड में एंट्री हो गई। ह्यूमन फीमेल जो फर्टाइल रहती है वो किस पीरियड में रहती है, मीनार्की से लेकर के मीनोपाज के बीच तक। मीनार्की बिगिन हो जाता है 13 से लेकर 15 साल के बीच में, और मीनोपाज होता है 45 से 50 साल। ये कॉमन है, ये कोई फिक्स नहीं होते हैं मेरे लिए बने, 2-4 साल आगे पीछे हो सकते हैं। 50 से 55 भी हो सकता है, 40 से भी चालू हो सकता है, लाइकवाइज यहाँ भी 1-2 साल पहले हो सकता है, बाद में हो सकता है। तो इसका जो बीच का जो पीरियड होता है वही फीमेल का जो है रिप्रोडक्टिव फर्टाइल होती है, इसी पीरियड में होता है ओनली। इसी पीरियड में सिर्फ ओवुलेशन होता है। इसके बाद में मीनोपाज के बाद में तो क्योंकि ये आपने देख लिया ये एज कौन सी है 50 साल, उसके बियॉन्ड तो क्या है ओल्ड एज स्टार्ट हो गई है। सीनेसेंस किस एज को कहते हैं, धीरे धीरे जब कभी प्रोग्रेसिवली जब फंक्शन स्लो डाउन होते हैं बॉडी के, वो फंक्शन स्लो डाउन होते हैं। क्यों होते हैं, या तो कोई स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन आता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज के कारण भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण भी हो सकता है, इनर सब्सटेंसेस के अक्यूमुलेट होने के कारण भी हो सकता है। तो कोई एक कारण नहीं है, जो प्रोग्रेसिवली स्लोइंग डाउन ऑफ द फंक्शंस ये लीड करते हैं धीरे धीरे लेस फंक्शनिंग की तरफ, धीरे धीरे चलते चले जाते हैं, प्रोग्रेसिवली इनर्टनेस बढ़ती चली जाती है, और फाइनली रिजल्ट्स इनटू द डेथ। डेथ इज ए नेचुरल बायोलॉजिकल फिनोमेना। दिस डेथ इज रीपेड बैक इन फॉर्म ऑफ द न्यू लाइफ। उससे पहले जो फर्टाइल पीरियड में जो हुआ है ये तो इसके अंदर हुआ। बॉयज में कैसे होता है, बॉयज में क्या होता है, आपने देखा होगा बच्चों को, छोटे बच्चों को थोड़े बड़े होते हैं, ये डोले शोले कहते हैं भाई, ये बन गए, क्योंकि उसमें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन ज्यादा होता है, उसका एनाबॉलिक इफेक्ट होता है। थोड़ी दाढ़ी आने चालू हो जाती है, मूंछ बनना चालू हो जाती है, वॉइस थोड़ी सी डीपनिंग होना चालू हो जाती है, पिंपल वगैरह या ये एक्ने जो है ये बनने चालू हो जाते हैं। ये सब सिम्टम्स हैं। वॉइस जो पहले थी बच्चे की वो कैसी होना चालू हो जाती है, वो बच्चा था धीरे धीरे एडल्टहुड में आ रहा है तो क्या हो रहा है, वॉइस हस्की होना चालू हो जाती है, वॉइस में डीपर वॉइस होना चालू हो जाती है। वो स्टैमरिंग नहीं होती है, क्रैकिंग ऑफ वॉइस होती है। तो उस स्टेज में क्या होता है, जिनमें बहुत ज्यादा तक ये क्रैकिंग ऑफ वॉइस बहुत लॉन्गर पीरियड ड्यूरेशन चलती है, उतनी ही उसकी मस्कुलर एंड बास वॉइस होती है। जैसे अमिताभ बच्चन की आपने देखी है, बहुत ज्यादा मस्कुलर एंड बास वॉइस है, जैसे डीप अंदर से। और जो थोड़े टाइम तक रहता है तो कुछ कहते हैं ना लड़कियों की सी आवाज है, पैनी आवाज होती है, क्योंकि उनका लैरिंग्स कम डेवलप्ड होता है। ये एक बात बता रहा हूं आपको मैं, ये 11वीं पढ़ा होगा आपने, जो एंडोक्राइनो टॉपिक था आपका, उसमें टेस्टोस्टेरोन सेक्स और जो हार्मोन्स थे उनमें पढ़ा होगा आपने। जब हमने 11वीं पढ़ा था, अपने सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा था, और जितने मेरे स्टूडेंट मुझे सुन रहे होंगे वो जानते हैं मैंने पढ़ाया है नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया होगा तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे नहीं बोल दूंगा, क्योंकि ये तो मैंने पब्लिक के लिए कर रखी है ना, ये कोई प्राइवेट थोड़ी है ये जो वीडियो है। तो जो सिम्टम्स होते हैं, एक तो जो है एनाबॉलिज्म होता है, पार्टिकुलरली स्पेसिफिक होता है, वैसे तो पूरी बॉडी में होता है, और साथ साथ में क्या होता है, मस्कुलर मास बढ़ता है, बियर्ड डेवलपमेंट, माउस्टैच,
मस्कुलाइन बासवाइस, ये सब इवेंट्स होते हैं। एकीन का फॉर्मेशन, ये सब होते हैं। एक्चुअली वो आप बताऊंगा आपको मैं, एक वर्ड और होता है, आप वर्ड को देखिए। एडिनार्की। एडिनार्की का मतलब होता है जो एडिनल ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है। जो एडिनल ग्लैंड के सीक्रेशन पे कौन से हैं? ये एंड्रोजन्स, एडिनल सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स। एड्रीनल एंड्रोजन्स, थोड़ा बहुत एंड्रोजन्स यहां ही बनते हैं। यहां DHEA बनता है, DHEA। एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, ये हार्मोन का बड़ा नाम आता है DHEA। DHEA का पूरा नाम क्या है मैं यहां लिख के बताता हूं। डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टीरोन, इसी से अदर हार्मोन्स बनते हैं। इसी से मिनरलोकॉर्टिकॉइड बन सकता है, इसी से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बन सकता है, इसी से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन सकते हैं, इन्हीं से प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सही बन सकते हैं। तो ये जो है तो एक मेजर होता है, तो इससे बन सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जो सबसे पहले जब कोई बिगिनिंग होती है सेक्सुअल मैच्योरिटी की ह्यूमन फीमेल में, तो 10 से लेकर के 12 साल की उम्र में तो होती है बॉयज में, और 8 से लेकर 10 में एंड्रियार्च होना चालू हो जाता है। एंड्रियार्च की जो सीक्रेशन है ह्यूमन फीमेल में 8 से 10 साल की उम्र में चालू होती है। इसलिए आपने देखा है उसके अंदर जो प्यूबर्टी की एज है वो मैंने 11 से लेकर 13 साल या 14 साल तक की बताई थी, 11 के बाद चालू हो सकती है। बॉयज में क्योंकि 2 साल लेटर है तो इसलिए उसमें 13 से लेकर 15 साल में प्यूबर्टी एज बिगिन होगी। किसमें? वो या मेल के अंदर जो है ह्यूमन में 13 से 15 में बिगिन होगी प्यूबर्टी, वहां पे 11 से लेकर 13 पे बिगिन होगी। क्योंकि इसको बिगिनिंग करने के लिए पहले क्या होगा? एडिनार्की। इसलिए आपने देखा मैंने एडिनार्की को उसमें इंक्लूड नहीं किया था स्टार्टिंग में प्यूबर्टी के लिए, क्योंकि इनके होने के बाद फिर वो स्टार्ट होता है फेज। ये है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है वो बताइए, इसलिए थोड़ा सा मैंने डिफरेंस बताया। मैमाल्स के बारे में आपके थोड़ा सा सिलेबस में लिखा होता, थोड़ा सा उसके बारे में पहले बताऊंगा। मैमाल्स में जब कभी भी मेनोपॉज में होता है सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है ना? अगर मैंने नहीं बताया था, मुझे याद नहीं रहा होगा तो मैंने बता दिया। सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज। अच्छा अब सुनिए आप, मैमाल्स में 2 किस्म के साइकिल होते हैं। जब कोई किस में जाएगा, एडल्टहुड एज में जाएगा, सेक्सुअल मैच्योरिटी में जाएगा, तो 2 किस्म के साइकिल ऑपरेट करते हैं फीमेल के अंदर। मैमाल की फीमेल में 2 साइकिल ऑपरेट करते हैं। एक तो होता है एस्ट्रस साइकिल, दोनों स्पेलिंग करेक्ट हैं। कुछ कहते हैं ऊस्ट्रस। आप कभी जो ना मेडिकल मेट्रोलॉजी जो पढ़े होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो कभी भी ऊस्ट्रस नहीं बोलेंगे, कभी देखना वो एस्ट्रस बोलेंगे हमेशा। पढ़ देखना एस्ट्रस साइकिल सबसे सिंपल। एक है एस्ट्रस साइकिल, एक दूसरा होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसे हम सेक्सुअल साइकिल भी कहते हैं।
मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये जो एस्ट्रस साइकिल होता है ये नॉन प्राइमेट्स में होता है, नॉन प्राइमेट्स, और ये प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट एक हाईएस्ट इवॉल्व्ड ऑर्डर है मैमेलिया क्लास में, हाईएस्ट इवॉल्व्ड ऑर्डर, जिसमें कौन कौन बिलोंग करता है? मैन, मंकी एंड एप्स, चार एप्स होते हैं ना मेनली। आपने सुना था ना 11वीं में, मेमार जब पढ़ा था, मेमार में आया था ना नाम, ओरांगुटान, जिब्बन, चिंपांजी, गोरिल्ला, जो कि अपर आसाम में, मानस वगैरह में सिर्फ एक जिब्बन मिलता है ना इंडिया में। अफ्रीका में गोरिल्ला और चिंपांजी मिलते हैं। ओरांगुटान ये जो है इंडोनेशिया, बोर्नियो, यहां पे मिलता है एशिया में। ये प्राइमेट इनमें होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब ही कहां से आया? वर्ड इसका जब ये कभी ये साइकिल ऑपरेट करता है तो मेंसस में ब्लीडिंग होती है, मेंसस और ब्लीडिंग होती है। ये जो नॉन प्राइमेट्स का मतलब हो गया गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता तो नहीं कहेंगे, यानी बिच जो भी फीमेल होंगी, शीप, गोट, काव, बुफेलो, बिग कैट में आप जानते हो, लेपर्ड, टाइगर, ये सब आते हैं। टाइगर्स होगी, सब फीमेल्स के बारे में, ये सब एस्ट्रस। यहां होता है मेंस्ट्रुएशन। अब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी कई फेज होंगे, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपके ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इसलिए इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, सिंपली ये कह दूंगा इसमें कई फेज होते हैं। एक होता है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, फेज साइकिल में। दूसरा होता है इसमें प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट होता है सीक्रेटरी फेज या लूटियल फेज। एक्चुअली ओवुलेशन मिड ऑफ द साइकिल में ह्यूमन के अंदर किसमें होता है? प्रोलिफरेटिव फेज का जो लास्ट डे होता है उस समय होता है ओवुलेशन, और ये ओवुलेशन मिड ऑफ द साइकिल में होता है। तो साइकिल जो है लूनर डे यानी 28 दिन का होता है ऑन एन एवरेज। बाकी जब मैं आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बताऊंगा, जब बताऊंगा ये शॉर्ट एंड शॉर्ट 15 दिन का भी हो सकता है, लॉन्ग एंड लॉन्ग 45 डेज का भी हो सकता है, वो बताएंगे आपको। पर फिलहाल में इतनी बात बहुत है इस समय फिलहाल के लिए, क्योंकि यहां कोई ह्यूमन फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल बनाने नहीं आया। एक्चुअली में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को बेटर होता हम कहते हैं मंथली सेक्सुअल साइकिल, क्योंकि ये जब कभी साइकिल होते हैं तो कई चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या आते हैं? थोड़ा सा 2 मिनट के लिए लिख लीजिए शॉर्ट में, वो क्या होता है। जितना भी ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, इसका जो कारण है वो है द सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स कहां से सीक्रेट होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। वो 2 होते हैं मेरे, एफएसएच एंड एलएच। तो ये एफएसएच एंड एलएच जिम्मेवार है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी काजिंग द चेंजेस इन दी ओवरी। और ओवरी में किसमें चेंज होगा? वो फॉलिकुलर ग्रोथ, या ये सब चेंजेस आएंगे। उनका नतीजा क्या होगा ओवेरियन चेंजेस का? कि ओवरी सीक्रेट करेगी हार्मोन्स, जिसे कहते हैं ओवेरियन हार्मोन्स। दूसरे नंबर पर ओवेरियन हार्मोन्स, वो कौन से होते हैं? मेल एस्ट्रिन्स एंड प्रोजेस्टिन्स, एस्ट्रिन्स एंड प्रोजेस्टिन्स ये होते हैं। तो ये होते हैं। ये किस पे इफेक्ट डालते हैं?
ये यूट्रस में, तो वहां पर यूट्रस में चेंजिंग आएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि यूट्रस में भी चेंजेस आते हैं मेनली, और इसमें क्या होता है और किस बात है, ओवरी पे चेंज। ओवरी पे चेंज कौन काज करता है, गोनेडोट्रोपिन्स, और यूट्रस पे कौन चेंज काज करता है, ओवेरियन हार्मोन्स, जिसको हम मेंसेस कहते हैं। ये मेंसेस में ब्लीडिंग जो होती है एक्चुअली में, ये जो है डेस्क्वेमेशन होता है, जिसको मेंसेस कहते हैं। मेंसेस एक्चुअली में क्या होता है, आपने खास बात बताऊं बच्चों, ये डेस्क्वेमेशन का मतलब है स्लगिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस। राइट कीजिए, ये जो मेंस्ट्रुएशन में, जो मेंसेस में जो डेस्क्वेमेशन होती है, वो यूट्रस के लिए कौन सी होती है, यूट्रस की जो बॉडी होती है ना, उसकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग वो छिलसी जाती है, जैसे छील देना या वो स्लग्ड ऑफ हो जाना, उसको कहते हैं डेस्क्वेमेशन। डेस्क्वेमेशन होता है वो ब्लीडिंग जो है वजाइनल डिस्चार्ज के रूप से बाहर होते हुए आएगी, वजाइनल ओरिफिस से होकर के वो बाहर को लेकर के आता है ब्लीडिंग के रूप में, ब्लीडिंग के रूप में और फ्लूइड के रूप में। तो उसमें होती डेस्क्वेमेशन किसकी है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ बॉडी ऑफ द यूट्रस। आप कहेंगे बॉडी ऑफ द यूट्रस, तुमने यूट्रस क्यों नहीं कहा, ज्यादातर तो कोचिंग है यूट्रस कहती है, आपने बॉडी यूट्रस क्यों कहा, क्योंकि यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं। अपर पार्ट जो डाउन शेप होता है, एक होती है उसकी बॉडी जो मेन पार्ट होता है, जो लोअर मोस्ट पोर्शन होता है वो होता है सर्विक्स। क्या होता है, सर्विक्स। सर्विक्स लोअर मोस्ट पोर्शन होता है, जिसको सर्विकल कैनाल के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि ये शुरू में कैनाल के रूप में होती है बर्थ से पहले किसी भी लेडी के अंदर। तो ये जो सर्विक्स होता है ना, ये भी यूट्रस का ही पार्ट होता है, पर इसकी लाइनिंग की डेस्क्वेमेशन नहीं होती। ये पॉइंट नोट किया जाए कि यूट्रस की लाइनिंग की बजाय अगर हम ये कहें डेस्क्वेमेशन किसका होता है, द बॉडी ऑफ द यूट्रस कहें तो ये बात ज्यादा करेक्ट है, बजाय खाली यूट्रस की। कोई यूट्रस में तो सर्विक्स भी होता है, तो क्या सर्विक्स की लाइनिंग से भी होता है, उसका भी डेस्क्वेमेशन होता है। अगर आप खाली यूट्रस कहोगे तो ये कंफर्म नहीं हुआ ना, इसलिए मैंने बताया आपको, क्लियर कट मैसेज दिया है कि सर्विक्स की लाइनिंग का डेस्क्वेमेशन नहीं होता। बाकी डिटेल जब पढ़ाएंगे जब बताएंगे आपको। एक होता है एस्टर साइकिल। ऐसे ही एस्टर साइकिल जो होता है ये नॉन प्राइमेट में होता है। इसमें क्या होता है, कई फेस होते हैं, जैसे एक होता है प्रोएस्ट्रस, एक एस्ट्रस, एक जो है मेटाएट्रस, डाइएस्ट्रस। जनरली जो ओवुलेशन होता है वो एस्ट्रस फेस में होता है, एस्ट्रस साइकिल है, इसमें एक एस्ट्रस फेस भी है। जनरली किस में होता है, जैसे मैंने बताया 4 बताए ना, जैसे वहां के 3 बताए थे, एक प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, मेटाएस्ट्रस, चौथा डाइएस्ट्रस। तो मैंने ये कहा वो एस्ट्रस फेस होता है जिस केस में जनरली ओवुलेशन होता है, जनरली, क्योंकि एक्सेप्शन तो हर जगह है। अब सुनिए आप, एस्ट्रस साइकिल के अंदर खास बात क्या होती है, जो एंडोमेट्रियम लाइन की जो डिस्क्वेमेशन होती है वहीं की वहीं रीएब्जॉर्ब हो जाती है, यानी ब्लीडिंग नहीं होती। अरे फॉलिकुलर ग्रोथ और ये सब तो यहां भी होंगे, ओवुलेशन यहां भी होगा, लूटियल फेस यहां भी होगा। अब मैं आपको बताता हूं, जो एस्ट्रस साइकिल होता है, इस एस्ट्रस साइकिल में भी एक, जब एस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई होता है, एस्ट्रोजन लेवल वेरी हाई, वो एस्ट्रस फेस में होता है, उस समय ओवुलेशन होता है।
ये ओवुलेशन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है या इंड्यूस्ड भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस होता है जो नेचुरल प्रोसेस है, इंड्यूस्ड होता है कुछ एनिमल्स के अंदर, ये मेटिंग के थ्रू होता है। जब मेटिंग होती है उसी समय होता है, पहले से नहीं होता। जैसे पिग कैट के अंदर मेटिंग के टाइम होता है, मेटिंग के टाइम पे लाइन के अंदर जो लाइन है उसमें देखा होगा आपने, जो कंटिन्यूअसली कई दिन तक चलती है मेटिंग, शॉर्ट ड्यूरेशन पीरियड की, यही टाइगर के केस में देखा होगा। तो जब ये मेटिंग होती है उसके बाद में वहां पे कैसा होता है, इंड्यूस्ड ओवुलेशन, जबकि कईयों में पहले से हो जाता है। जैसे काऊ के अंदर पहले से, ये मीटिंग से पहले हो जाता है। जो पीरियड जिस समय में इनके एस्टर साइकिल में जो फीमेल होती है वो पूरे टाइम पे रिसेप्टिव नहीं होती मेल के लिए। क्या नहीं होती? एस्टर साइकिल में फीमेल इज नॉट रिसेप्टिव फॉर ऑल द टाइम, वो सिर्फ एक शॉर्ट ड्यूरेशन पीरियड के लिए अवेलेबल होती है जो इस एस्टर साइकिल में होता है। और वो पीरियड होता है, उस पीरियड को कहते हैं पीरियड ऑफ हीट। कॉमनली किस नाम से आता है? पीरियड ऑफ हीट। जब फीमेल के अंदर स्ट्रॉन्ग आर्ज होती है फॉर मेटिंग, व्हेन देयर इज द स्ट्रॉन्ग आर्ज फॉर मेटिंग, स्ट्रॉन्ग आर्ज फॉर मेटिंग। एक सेकंड के लिए स्टॉप करना। बता रहा था कि ये जो जब कभी स्ट्रॉन्ग आर्ज होता है पीरियड ऑफ हीट में, तो उस समय मेटिंग के लिए इच्छा होती है। जैसे काऊ के अंदर ये 12 से लेकर 24 घंटे का होता है। फीमेल डॉग के अंदर ये हो सकता है एक्सटेंड अप टू 7 डेज भी हो सकता है। उस टाइम पे मेटिंग हो जानी चाहिए। अगर पूरे ये भी एस्ट्रस साइकिल भी कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मोनोएस्ट्रस, बाईएस्ट्रस एंड पॉलीएस्ट्रस। मोनोएस्ट्रस का मतलब है पूरे साल में एक ही बार बस, जैसे डियर के केस में। बाईएस्ट्रस साल में 2 बार ये एस्ट्रस साइकिल होगा। और जो एस्ट्रस साइकिल के बीच का जो पीरियड होता है वो होता है नॉन ब्रीडिंग पीरियड, नॉन एस्ट्रस। वो कौन सा होता है? नॉन एस्ट्रस, बाईएस्ट्रस। 2 एस्ट्रस के साइकिल के बीच में नॉन एस्ट्रस साइकिल होता है, जब एस्ट्रोजन का लेवल लो रहता है ब्लड के अंदर। बाईएस्ट्रस का एग्जांपल है फीमेल डॉग, यानी डॉग, फीमेल डॉग। और पॉलीएस्ट्रस में है ग्राउंड स्क्विरल, माउस, एटसेट्रा। कई होते हैं भाई, जो मुझे फिलहाल में समझ में आया वो मैंने बता दिया, बाकी आप देख लेना। और भी होंगे, वो आपको हर किताब में मिल जाते हैं। अगर आपको कुछ न समझ आए तो गूगल पर चले जाना, वहां देख लेना, ये चीज मिल जाएगा शॉर्ट में। एग्जाम्पल कितनी भी खिट्टी कर लो, ये होता है। क्योंकि आपने देखा है इनके अंदर जो ब्रीडिंग का एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स था, इसलिए कौन से हुए? सीजनल ब्रीडर। क्या है ये? सीजनल ब्रीडर। तो एवरी टाइम ब्रीडिंग नहीं है। इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिनके अंदर था वो सभी एनिमल्स में क्या होता है? उन सभी में फीमेल इज रिसेप्टिव इन दी ऑल दी टाइम, इसलिए वो कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस ब्रीडर। कौन से होते हैं? कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो एक होते हैं एनिमल्स में सीजनल ब्रीडर, मैमल्स में एक होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो ये प्राइमेट्स जो होते हैं ये कौन से होते हैं? कंटिन्यूअस ब्रीडर। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहती है इसमें फीमेल रिसेप्टिव होती है फॉर द एवरी टाइम टू द मेल। इसमें किसी फीमेल में कोई ऐसा कोई पीरियड नहीं होता उसमें जो एक स्ट्रांगली आर्ज हो मेटिंग के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता इनके केस में यहां पर इनके अंदर ऐसा होता है। तो ये हमने आपको बताया। अब हम तो ये बता दिया आपने। तो जब कभी भी क्या होगा? जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है तो उसके बाद में जो है गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 फेजेस में देख के चले तो क्या होता है? पहला था प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन 2 इवेंट थे, एक तो था गैमेट फॉर्मेशन,
गैमेट फॉर्मेशन, आप जानते हो गैमेट फॉर्मेशन के लिए जनरली मियोसिस की जरूरत पड़ती है। मियोसिस में क्या होता है, एक डाइवर्स लाइफ सिस्टम के लाइफ के अंदर जो है कई प्रकार की होती है लाइफ, इसलिए मियोसिस के बेस पे जो सेल मियोसिस में जाएंगी गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, गैमेट जो बनेंगे गैमेट्स, तो उस समय क्या होता है, मियोसिस होती है। और मियोसिस हमेशा 2n सेल में होती है और हैप्लॉइड सेल बनती है। होता नहीं होता, ये बात पढ़ी है ना आपने सबने, मियोसिस में क्या नहीं पढ़ा था आपने। अब क्वेश्चन क्या है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है लाइफ के अंदर, तो भाई तो जो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, तो मैं बताता हूं, जो सेल मियोसिस में है उसे क्या कहेंगे, मियोसाइट। जैसे ह्यूमन के केस में मियोसाइट कौन है, ह्यूमन डिप्लॉयड में क्रोमोसोम में कितना 46, ह्यूमन मियोसाइट कौन है, मेल के अंदर है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और फीमेल में है प्राइमरी, ये प्राइमरी की निशानी है, मैं बोला प्राइमरी oocyte। बात समझ में आई? ऐसे ही जो टीडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इन सब में कौन है, टीडोफाइट में, टीडोफाइट और ब्रायोफाइट में कौन है, वो मियोसाइट। मियोसाइट कौन है, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्योंकि स्पोर दो प्रकार के होते हैं, तो इसीलिए वहां पर दो प्रकार की होगी स्पोर मदर सेल। एक हो गई पोलन मदर सेल और एक हो गई मेगास्पोर मदर सेल। जबकि ब्रायोफाइटा में वो होमोस्पोरस है, इसलिए वहां एक ही है स्पोर मदर सेल। टीडोफाइटा में दोनों प्रकार की कंडीशन है, होमोस्पोरस की है, हेटेरोस्पोरस, दोनों कंडीशन है, तो दोनों प्रकार के। जो प्रोटिस्टा में जैसे स्पाइरोगारा आ गया, नहीं स्पाइरोगारा तो उसमें आता है एल्गी में और प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनास हो गया, इन सब में क्लोरीला में, इनमें सब में क्या होता है, कौन सी होती हैं, जो मियोसाइट्स, जो मियोसिस में जाएंगी वो कौन होता है, जाइगोट। तो इसलिए ये कितने प्रकार की हो गई मियोसाइट्स। तो मियोसिस कितने प्रकार की होती है बेसिस ऑन दी मियोसाइट। एक होती है इनिशियल मियोसिस, दूसरी होती है स्पोरिक मियोसिस और तीसरी होती है टर्मिनल मियोसिस। देखना अभी कोच कुमार ने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, आप देखना ये बात सारी बताएंगे। इनिशियल मियोसिस किसमें होता है, जैसे प्रोटिस्टन ग्रुप में, एली ग्रुप में, जहां पे हैप्लॉइड, जहां पे हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल है एल्गी में, इसमें इसको जाइगोटिक मियोसिस भी कहते हैं, क्योंकि जाइगोट जाता है मियोसिस के अंदर। जैसे स्पाइरोगारा देखिए आप एल्गी में, यूलोथ्रिक्स देखिए आप, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगारा, क्लेमाइडोमोनास क्लोरीला। स्पोरिक मियोसिस ये प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक है, यदि स्पोर के टाइम पे, फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होगी, स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे। ब्रायोफाइटा, टीडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आगे बात समझ में, किस समय होता है, आपने नोट किया, ब्रायोफाइटा, टीडोफाइटा और जितने हार्ट प्लांट्स हैं। टर्मिनल मियोसिस एनिमल्स में। स्पोरिक मियोसिस को इंटरमीडिएट मियोसिस भी कहते हैं, इंटरमीडिएट। टर्मिनल मियोसिस को ही गैमेटिक मियोसिस भी कहते हैं, क्यों, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम होती है। प्लांट के अंदर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस नहीं होती, ये बात याद रखना, वहां स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे होती है। इसलिए मियोसिस एक जाइगोटिक, एक इंटरमीडिएट, एक गैमेटिक मियोसिस।
गैमेटिक मियोसिस एनिमल्स में है, इंटरमीडिएट मियोसिस प्लांट्स में थी। ये मियोसिस जो है प्रोटिस्टा एंड एल्गी एज ए होल मेनली ये उसमें थी, जिनके अंदर हैप्लोइड लाइफ साइकिल था उनमें थी। ये बता दिया मैंने आपको। तो इस तरह बनता है। अब आता है दूसरा गैमेटिक ट्रांसफर। गैमेट तो बन जाएगा ऐसे, गैमेट ट्रांसफर के बाद में फिर क्या होगा, ट्रांसफर कैसे होता है भैया, डाइवर्स ग्रुप है इसलिए अलग अलग मेथड्स हैं, दुनिया भर के मैकेनिज्म डेवलप किए हुए। जैसे एल्गी में वाटर के थ्रू, फंजाई में वाटर के भी थ्रू होता है, बहुत सौ में, कईयों में और है मैकेनिज्म। ब्रायोफाइटा, क्लीडोफाइटा, इसमें भी वाटर के थ्रू, एक थिन फिल्म ऑफ वाटर। जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में जो बाहर प्लांट्स होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें वाटर के थ्रू नहीं होता, बल्कि इसमें एजेंसी इन्वॉल्व होती है। आपने देखा ना, पोलिनेशन होता है, यानी ट्रांसफर होता है पोलन, क्योंकि पोलन सोर्स होता है मेल गैमेट का, और जो ओव्यूल है वो सोर्स होता है फीमेल गैमेट का, तो इसमें पोलिनेशन होता है। एंजियोस्पर्म जानते हो, पोलिनेशन के सो मेनी मेथड्स हैं, आएगा अभी आपके लेक्चर में। जैसे विंड के थ्रू भी होगा, एनिमल के थ्रू भी होगा, वाटर के थ्रू भी हो सकता है। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ किसके थ्रू होता है पोलिनेशन, विंड के थ्रू। तो इसमें हमेशा पोलन ट्रांसफर होता है फ्रॉम दी एंजियोस्पर्म में, फ्रॉम दी एंथर टू दी स्टिग्मा। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होती है, फिर उसके बाद में एक पोलन ट्यूब बनती है, तो साइफेनोगेमस प्लांट कहते हैं, ऐसे होता है। और जो एनिमल्स में आपको बताइए डिफरेंट मैकेनिज्म है ट्रांसफर करने के लिए। एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जैसे आपने देखा एक्वेटिक एनिमल्स में भी एक्सटर्नल, इंटरनल भी हो सकती है और बाहर की भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्टिलेज फिश में फर्टिलाइजेशन अंदर है, स्पाउनिंग ऑफ एग्स कहां होता है, फ्रॉग के अंदर, बाहर होता है। बोनी फिश में कहां होता है, स्पाउनिंग फर्टिलाइजेशन बाहर होती है। तो लेग डाउन ऑफ जो एग होता है वो कहां होता है, पानी में, वाटर में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी इंट्रोमिटेंट ऑर्गन का इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैमल्स के केस में या अदर वर्टिब्रेट्स में पेनिस का इस्तेमाल होता है, वो ट्रांसफर करते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भेजने के लिए मेल गैमेट्स को। तो फर्टिलाइजेशन अंदर होती है। जैसे फर्टिलाइजेशन अंदर में एग्जांपल के तौर पर बता दूं आपको मैं, रेप्टिलिया हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। तो ये होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में बाद में आता है थर्ड इवेंट, कौन सा है बच्चों, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में मैं लास्ट टाइम आपको खूब पढ़ा के गया हूं। अब ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट दो प्रकार से हो सकता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट इनसाइड दी बॉडी हो और एक आउटसाइड दी बॉडी हो। एंजियोस्पर्म में इनसाइड बॉडी होता है, आप देखा वो सीड बनता है फूट के अंदर। मैमल्स में भी इनसाइड होता है डेवलपमेंट, और रेप्टिलिया बर्ड्स में ये डेवलपमेंट इनसाइड दी बॉडी नहीं होता, आउटसाइड दी बॉडी होता है। कहां होता है, आउटसाइड द बॉडी।
यानी बॉनी फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मोनिट्रीम या प्रोटोथीरियंस, मैमल्स में, सॉरी मैमल्स में इनको प्रोटोथीरिया तो सब क्लास है, और जो मोनोट्रीम है ऑर्डर है, जैसे एग्रीन मैमल जिन्हें कहते हैं, उनमें सब में आउटसाइड बॉडी होता है, यानी एग के अंदर ही होता है शुरू में, और इनके अंदर जो है बाकी यूथीरियंस जिनमें ट्रू प्लासेंटा अंदर होता है। एक्चुअली बताऊंगा आपको, जो इंडिविजुअल ये 3 प्रकार के कहे जा सकते हैं। एक होता है ओविपेरस, डेवलपमेंट के बेस पे, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है उसका, ओविपेरस। दूसरे होते हैं ओविविपेरस, और एक होते हैं विविपेरस। ओविपेरस को कॉमन भाषा में क्या कहते थे, एग लेइंग डाउन वाले एनिमल्स को हम ओविपेरस कहते थे। इस ओविपेरस में क्या होता है, जो एग का डेवलपमेंट होता है, द डेवलपमेंट ऑफ द एग टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी बट विद इन द एग, एग के भीतर ही, पर वो एग लेइंग डाउन बाहर कर दिया बॉडी से। ये कंडीशन किस किस में थी, बॉनी फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मोनोट्रीम, ये है ओविपेरस। एक होते हैं विविपेरस, ये बात बताऊंगा दूसरा वाला। विविपेरस में क्या होता है, जो एग है ये डेवलपमेंटल प्रोसेस में जाता है इनसाइड दी बॉडी, डेवलपमेंट जाता है इनसाइड दी बॉडी, और ये एम्ब्रियो जो होता है ये इम्प्लांटेशन में जाता है, इम्प्लांटेशन। तो जो डेवलपमेंट होती है अटैच विद द मदर, मदर के साथ अटैचमेंट के बाद होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ मैमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विविपेरस, यानी एग का डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी, और वो एग डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसकी इम्प्लांटेशन होती है, तो मदर से जो है उसको न्यूट्रिशन मिलती है अटैचमेंट के बाद, ठीक है। ओविविपेरस की कंडीशन है, बर्थ तो यंग वंस होते हैं, सुन लीजिए आप, वो अंडा नहीं लेइंग डाउन होता, बर्थ तो यंग वंस का होता है, पर वो जो क्या करते हैं, एग विद इन फीमेल बॉडी में वो एग ही ब्रेक डाउन हो जाता है अंदर उस, और एग से ही वो डिराइव एनर्जी करते हैं, यानी उनके अंदर कोई भी ट्रू प्लासेंटेशन है, ट्रू प्लासेंटा होता, कोई ट्रू प्लासेंटा नहीं होता, यानी अटैचमेंट विद द फीमेल बॉडी नहीं होता, वो होते ओविविपेरस। ओविविपेरस के एग्जांपल आती है स्कोलियोडॉन, जिसे कहते हैं ये होती है डॉग फिश, कोलियोडॉन, कार्टिलेजिनस फिश है। यही कंडीशन आपको बहुत से जो होते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एक बेटा इसका है बिच्छू, स्कॉर्पियन, पिट वाइपर, जहां तक मेरा ख्याल है बेटा कोबरा भी होना चाहिए, नाजा। आप इसको एक बार देख लेना गूगल वगैरह पे जाकर के, कोबरा होता है, तो मुझे अंदर ख्याल है ये भी इंक्लूड होना चाहिए। अंडा नहीं, वो बच्चे हैं उसमें से अंदर रहते हैं, बाहर नहीं। या पिट वाइपर में श्योर, स्कॉर्पियन श्योर, ओविपेरस, यानी पैदा तो वो बच्चे के रूप में होते हैं, यंग वन के रूप में, पर जो एग की जो डेवलपमेंट होती है वो अंदर ही होती है फीमेल बॉडी में, पर वो एग की जब डेवलपमेंट होती है तो एनर्जी जो है फीमेल बॉडी से डिराइव नहीं करता, यानी देयर इज नो प्लासेंटा, तो कोई ट्रू प्लासेंटा नहीं होता। तो इस तरह ये मैंने आपको बताया डेवलपमेंट के बेस पे कुछ होते हैं ओविपेरस, ये होता है ओविपेरस, विविपेरस, इस प्रकार के होते हैं। देखिए प्लांट के अंदर जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या आता है मैं बताऊं। एक तो इसमें आता है, आपने देखा है जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो किस में रहता है, ओव्यूल में। ओव्यूल मैच्योर होकर क्या बनाता है, सीड। सीड किस में होता है, ओवरी में। ये ओव्यूल होता है ओवरी में, सीड किस में होता है,
फ्रूट में। ओवरी जब राइपेंड होती है तो बनाती है फ्रूट, ओव्यूल जब राइपेंड होता है तो बनाता है सीड। ये बात सुनिए। तो सीड, तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो होते हैं उसमें क्या होता है प्लांट में, एम्ब्रियो फॉर्मेशन 1, सीड फॉर्मेशन 2, फ्रूट फॉर्मेशन 3, एंडोस्पोर फॉर्मेशन 4, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को फीडिंग के लिए। ये सब आपके एंजियोस्पर्म की जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें है ये चैप्टर में, ठीक है। जो ओवरी की बाल होती है यही फ्रूट की बाल बना देती है राइपेंड होकर के, उसे कहते हैं पेरिकार्प। फ्रूट की बाल को क्या कहते हैं, पेरिकार्प। तो ये सब चीज हो जाती है। और कोई दिक्कत होगी तो मैंने इसको क्योंकि पायलट किया है, शॉर्ट में किया लास्ट टाइम पे, थोड़ा सा फास्टनेस थोड़ा हाई है लास्ट में, पर लेक्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते थे। तो भाई ये मैंने बता दिया। जो भी स्टूडेंट कांटेक्ट करेगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो मुझसे कांटेक्ट करने के लिए लाइव क्लास के लिए ये फ़ोन नंबर है 9837125999 और आपके पास डेज हैं संडे एंड मंडे, क्योंकि ट्यूसडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी और वो टाइम पीरियड बता दूंगा मैं लाइव क्लास के लिए। और जो शाश्वत गुरुकुल के स्टूडेंट हैं वो आलोक सर से कांटेक्ट करेंगे, आलोक सर जो मैंने पहले बताया था। ये मेरा नंबर है, दिनेश भारद्वाज सर का, ठीक है। ओके बेटा, खत्म करते हैं।